यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, केवल और केवल 4 दिन 3 दिन आपके बचे हुए हैं पेपर में। और आप जानते हैं इस समय पर आपका जो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है और वही सीधे-सीधे आपको याद भी रहता है और दिमाग भी फ्रेश रहता है। तो इसी प्रकार की ये हमारी वीडियो है। इसमें हम जितनी भी हिंदी कहानियाँ 21 कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं आप जानते हैं, यूनिट 7 में। और पूरी 21 कहानियों का हम यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं जो लास्ट टाइम पर हमने किया था। ठीक है? और यही आपके काम आएगा और यही आपको याद रहेगा। तो चलते हैं, इसमें मैंने कथनों को नहीं रखा है, अदरवाइज़ हमने जो मेन-मेन चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पर रखी हैं, तो आप बता देना बाद में क्लास कैसी लगती है। उपन्यास, नाटक और निबंधों को भी मैं करवा दूँगी, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले हम अपनी क्लास की तरफ। आप पूरी क्लास ज़रूर देख लेना, यहाँ से आपके कम से कम 5-6 प्रश्न हैं आपके जो क्लियर हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन पूरी क्लास भाई देखनी पड़ेगी तभी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। उपन्यास और नाटकों की भूमिका मैं करवा चुकी हूँ, वो नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ वो भी देख लेना। तो चलते हैं, सबसे पहले नाटक आप जानते हैं, सबसे पहली जो कहानी हमारी वो है चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है? चंद्रदेव से मेरी बातें, ये तो आप जानते हैं बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है? इसमें मुझे कुछ भी अलग से लिखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ले लिया है सब कुछ। वंग महिला के विषय में जान लेते हैं जो लेखक है। देखो, केवल और केवल आपसे वही विधा नहीं पूछी जाएगी जो आपके सिलेबस में है, बल्कि उस लेखक से या लेखिका से संबंध में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो जन्म है वो 1882 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम पूछा जाता है, वो आप जानते ही होंगे, राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम है। और इनके माता-पिता की बात करें तो नीरद वासिनी घोष और राम प्रसन्न घोष। नीरद वादिनी माता हैं और राम प्रसन्न इनके पिता का नाम है। इनके पति का नाम है चंद्रदेव। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो चंद्रदेव से मेरी बातें नामक जो कहानी है, वो चंद्रदेव जो उसमें पात्र है, वो चंदा, ऊपर जो आकाश में बैठा हुआ चंदा है, वो है, ना कि इनके पतिदेव हैं। आगे है, निधन इनका कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1949 ईस्वी को मिर्ज़ापुर के अंदर हुआ था। उपनाम क्या है? तो रानी, चारुबाला और बंग महिला, ठीक है? रानी, चारुबाला और बंग महिला इनके उपनाम हैं, राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम है, ठीक है? हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका हैं। ये वो नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे अपने लिए, वही मैं आज आपको करवा रही हूँ और सीधे-सीधे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट में है ये, ठीक है? ये शॉर्ट में है, ये ध्यान रखना। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो बंग महिला हैं। कृति परिचय की अगर बात करें, तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आई थी, कुंभ में छोटी बहू, धुलाई वाली जो कि हमारे सिलेबस में लगती है वो 1907 ईस्वी, भाई-बहन 1908, दलिया 1909, हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी। तो ये आपको रखनी है, इनकी 4-5 जो कहानियाँ हैं। आगे चंद्रदेव से ये और याद रखना है कि जो बंग महिला है वो पहली कहानीकार है महिलाओं में, ठीक है? पहली महिला कहानीकार कौन है? तो ये बंग महिला हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें नामक जो कहानी है सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और वो भी निबंध के रूप में, ठीक है? निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। है तो ये कहानी, लेकिन निबंध के रूप में, निबंधात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, ये ध्यान रखना। ये कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है? किस शैली में लिखी गई है? तो निबंध के रूप में तो प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्य किया गया है देश की राजनीति पर या देश के जो भ्रष्टाचार पर या अंग्रेजों के काले कारनामों पर, ठीक है? उस समय की कहानी है और आप जानते हो उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी। स्थिति तो खैर आज भी अच्छी नहीं है। तो ये पत्रात्मक शैली में पत्र लिखा गया है चंद्रदेव के लिए। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं, ये ध्यान रखना है। भवदेव पांडे क्या मानते हैं? पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानी के विषय क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कहानी के विषयों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पक्षपात, ज्ञान विज्ञान, कलकत्ता की बात, वाहन या चप्पल, बिजली, एकता का सूत्र, तंत्र विज्ञान, परिवर्तन, चिकित्सा, कानून और विशेष बातें। ठीक है, विशेष बातें आगे देखेंगे और ये इसका विषय नहीं है बल्कि विशेष बातें हम आगे देखेंगे। ये सारे इसके विषय हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पक्षपात को इसमें प्रस्तुत किया गया है, ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं, कलकत्ता की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। विशेष बातें अगर देखें इसकी विशेषता क्या है, तो उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, उपनिवेशवाद का शिकार यानी कि उस समय जो हमारा देश था वो गुलाम था
और उस समय की जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याएँ थी, उनको वर्णन यहाँ पर किया गया है। नाम पूछा जाता है, किस गवर्नर का नाम इसमें आता है? तो ये लॉर्ड कर्जन का नाम आता है क्योंकि 1904 में आप जानते हैं कर्जन साहब ही थे। और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है। ये कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, यानी कि जो लेखिकाएँ हैं, वो चंद्रदेव को पत्र लिखती हैं, है ना? पत्रात्मक शैली में, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है, अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है, रंगभेद और पक्षपात का चित्रण है, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह इसमें उठाया गया है। तो उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है, ठीक है? उच्च शिक्षित वर्ग यानी आप जानते हैं जब गुलाम था हमारा भारत तो अंग्रेज कौन से अपने साथ बहुत पूरी सेना लेकर के आए थे। नहीं लेकर के आए थे ना, मुगल भी नहीं लेके आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ का जो पढ़ा-लिखा वर्ग था, उन्होंने उन्हें वो नौकरी दे देते थे और वो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, ठीक है? लेखिका भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह करती दिखाई दे रही हैं, किससे? चंद्रदेव से। प्रकृति से छेड़छाड़ पर भी व्यंग्य इसमें किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। ठीक है? प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ में उस पर भी यहाँ पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। अब भी ऐसे लेखक होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, ठीक है? और आगे कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। ये विशेषताएँ पूछी जाती हैं, ठीक है? आप देखना चाहे वो सत्यासत्य में पूछा जाए, चाहे मैचिंग में पूछा जाए, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं सब। इस कहानी में केवल 2 ही पात्र हैं, लेखिका और चंद्रदेव। वैसे मैं ले पात्रों की एक अलग से वीडियो करवा चुकी हूँ, फिर भी आप इसको देख लीजिए, साथ में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो कहानी आती है वो है दुलाई वाली। ये भी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। बंग महिला के विषय में हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में देखेंगे। ये कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? दोनों कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, वो 1904 और ये 1907 में। दुलाई वाली एक चुहल बोध की कहानी है, पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है, ठीक है? दुलाई का अर्थ होता है सर पर ओढ़ी जाने वाली जो चुनरी होती है या दुपट्टा होता है, उसको कहते हैं। तो पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। पात्रों की बात करें तो इसमें नवल किशोर एक पात्र है जो कि दुलाई वाली के नाम से प्रसिद्ध है ना? दुलाई उसने ऊपर से ट्रेन में बैठा है और ऊपर से उसने क्या ओढ़ा रखा है? एक दुपट्टा ढक रखा है, ठीक है? बंसीधर का घनिष्ठ मित्र और ममेरे भाई भी हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हँसी मज़ाक करने वाले हैं। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और बंसीधर को तार भेज दिया था कि उन्हें ट्रेन में मिलें। कट्टर स्वदेशी हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनसे संबंधित, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप जानते हैं नवल किशोर और बंसीधर दोनों याद रखना ये दोनों मामा-फूफी के बच्चे थे। बंसीधर इलाहाबादी है, नवल किशोर के मित्र हैं और नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह इनके मन में है। जानकी देई कौन है? ये पत्नी है। ये पत्नी किसकी है? ये ध्यान रखना। जानकी को नवल किशोर का हँसी-मज़ाक बिल्कुल पसंद नहीं था। जानकी को नवल किशोर का हँसी मज़ाक बिल्कुल पसंद नहीं था, ये ध्यान रखना। हालाँकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, लेकिन पारंपरिक भारतीय नारी थी, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। सीता कौन है? जानकी देई की बहन है, भले घर की स्त्री और नवल की पत्नी है, ठीक है? ये नवल की पत्नी है और ये बंसीधर की पत्नी है, जानकी देई, ये याद रखना है। कहानी में राजघाट से मुगल सराय पहुँचना यानी कि जो ट्रेन का वर्णन इसमें किया गया है उस वो ट्रेन कहाँ जा रही है? तो राजघाट से मुगल सराय तक जाती है और प्लेटफ़ॉर्म पर ममेरे भाई व मित्र नवल से मिलना, ठीक है? ममेरे भाई यानी कि मामा-फूफी के दोनों बच्चे हैं वो मैं बता चुकी हूँ। मिर्ज़ापुर में पूड़ी और मिठाई खाते हैं दोनों, ठीक है? और स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, सब क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है? तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी बच्चे नए हैं और जुड़ना आप आगे के लिए भी हम अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएँगे और जून 2026 की तैयारी मैं कंप्लीट आपको करवाऊँगी। अ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फुल स्ट्रैटेजी के साथ में, ठीक है? तो अगर आप आगे के लिए जुड़ेंगे, नए बच्चे भी अगर करना चाहते हैं तैयारी, तो ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए। कहानी में स्थानों के नाम कौन-कौन से आए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। दशाश्वमेध घाट, ठीक है? गोदौलिया, बनारस, कोलकाता, मुगलसराय और इलाहाबाद, प्रयाग यानी कि प्रयाग उसको बोला जाता है। ये स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं। हजारी प्रसाद इसके बारे में क्या कहते हैं? तो हजारी प्रसाद ने कहा है कि 1907 में बंग महिला की कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी-सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। ठीक है? एक छोटी-सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य ये जो कथन है वो पूछे जाते हैं। शुक्ल जी कहते हैं दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है।
गोपाल राय का कथन है, इनकी तीसरी कहानी मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली रोचक कहानी है। ये इनकी तीसरी कहानी है, ये ध्यान रखना। 1904, 1905 ऊपर हमने अभी देखी थी इनकी कहानियां कौन-कौन सी हैं बंग महिला की। तो दुलाई वाली तीसरे नंबर की कहानी है। नवल किशोर अपने मित्र को रेल यात्रा में छकाता रहता है। नवल किशोर क्या करता है, अपने मित्र जो बंशीधर है, उसको पूरी रेल यात्रा में परेशान करता है। यह एक च्वेल बोध की कहानी है। मध्य वर्ग की आर्थिक अभाव के संकेत भी इसमें मार्मिक हैं। विशेष तथ्य क्या हैं? तो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। काशी या बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। दोनों में गहरी मित्रता है। उनके निकट ही एक जगह पर एक भले ही घर की स्त्री विराजमान है। स्त्री के पति का लापता होना और स्त्री का रुदन करना, गाड़ी में हाय तौबा मच जाना, स्त्री पुरुषों की तरह-तरह की बातचीत होना, पिछली सीट पर एक स्त्री का छींट की दुलाई ओढ़ के बैठे रहना और बीच-बीच में घूंघट से एक आंख निकालकर बंशीधर को ताकना। बंशीधर को स्त्री का आचरण उचित नहीं लगता है। बंशीधर अकेली स्त्री को आश्वस्त करता है, ठीक है? बंशीधर उस अकेली स्त्री को क्या करता है? विश्वास दिलाता है कि तुम परेशान मत हो, है ना? बंशीधर का जानकी देई और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ करके छोड़ना और स्टेशन मास्टर के पास वो जाता है। लौटने पर तीनों स्त्रियां गायब हो जाती हैं और दलाई वाली को आते देखता है। ठीक है? लौट के जब आता है बंशीधर, तो वहां पर तीनों स्त्रियां वहां पर नहीं होती हैं, लेकिन दुलाई वाली आती है। वो कौन है? नवल किशोर। दुलाई वाली पर स्त्रियों को गायब करने का संदेह है, क्योंकि उसने ऊपर से पर्दा किया हुआ है। तो नवल किशोर को बंशीधर को ये लगता है कि इसी ने ही तीनों स्त्रियों को गायब कर दिया है। दुलाई से मुंह खोलकर मित्र नवल किशोर का खिलखिलाना। ठीक है? तो समझ गए आप, ये इस तरह की चंचलता की कहानी है। दुलाई का अर्थ क्या है? तो एक प्रकार का चादर या चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी ये माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई कहानी है। 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में और 600 शब्दों की ये कहानी है, ये भी याद रखना। केवल और केवल 600 शब्दों में ये कहानी है जो लिखी गई है। आगे पात्रों की अगर बात करें तो इसमें पात्र कौन-कौन है? एक गरीब विधवा है, जमींदार है और बुजुर्ग विधवा की 5 साल की पोती है। ठीक है? ये जो उम्र है ना, ये मायने रखती है, ये पूछी जाती है। 1901 में छपी थी, ये ध्यान रखना और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का नाम याद रखना। आगे हिंदी की प्रथम कहानी मान्य आधुनिक खोजों के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि हिंदी कहानी का विकास भाग ये इनका ग्रंथ है और इसमें इन्होंने कहा है कि में हिंदी कहानी का जो विकास भाग फर्स्ट है उसमें 1900 से 1905 की कहानियों में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के सबसे अधिक निकट दिखाई देती है। ठीक है? ये गोपाल राय जी का कथन है। आगे इस कहानी में समकालीन सामंती शोषण का चित्रण दूसरी विशेषता है। ठीक है? इसमें दूसरी विशेषता क्या है? तो समकालीन सामंती शोषण का चित्रण इसमें दूसरी विशेषता ये याद रखना भाषा संस्कृत और फारसी मिश्रित हिंदी से भिन्न ठेठ देसी हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया है। देवी प्रसाद वर्मा इन विद्वानों के नाम आपको अच्छे से लिख लेने हैं। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों के द्वारा यह सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, जो कि आदर्शवादी कहानी भी है। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बुजुर्ग विधवा की झोंपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोंपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। ठीक है? पहले एक जमींदार है, अपनी कथन वैसे कहानी पढ़ ही ली होगी, फिर भी एक जमींदार है, उसका बहुत बड़ा महल है, लेकिन वो अपना महल जो अपना घर है, मकान है, उसको और आगे तक बढ़ाना चाहता है। होता है ना जैसे गाँव में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़मीन को घेरते हुए चले जाते हैं, पास में पोखर, तालाब छोटे-छोटे जो होते हैं उनको भी घेर लेते हैं। तो वैसे ही वो जमींदार चाहता है, पास में ही एक बुजुर्ग विधवा की झोंपड़ी है जिसके साथ में एक छोटी-सी बच्ची रहती है 5 साल की, उसकी पोती है, उसके बेटे-बहू की मृत्यु हो जाती है ना? और वो उसका पति भी मर जाता है, वो उसको पाल रही होती है। तो उनको ये लगता है कि इसकी तो झोंपड़ी तो है, इसको कैसे भी करके एक वकील को कुछ रिश्वत खिला देता है और कह देता है कि कैसे भी करके इस झोंपड़ी को यहाँ से हटवाओ और मेरा जो मकान है उसको आगे बढ़वाओ। तो जब वो करते हैं, तो उसी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। आगे है विशेष तथ्य क्या है? विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा इसमें दिखाई गई है, गरीब के शोषण का चित्रण, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश, जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वो है आदर्शवाद पूछा जाता है। ठीक है? आगे है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी है।
ताकि मैं आगे उपन्यास जो भी आपकी और भी गद्य विधाएँ हैं, उनका भी शॉर्ट नोट इसी तरह से करवा दूँगी अगर आप कहेंगे तो। आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद का जो जीवन काल है, ये 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनका निधन हो गया था। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। वे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। के पिता का नाम था देवी प्रसाद, याद रखना। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की नींव रखी। यह छायावाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है आप जानते हैं? वे जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और उन्होंने काव्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। ये भी याद रखना है, काव्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काम इनका है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कामायनी और आंसू शामिल हैं। ठीक है, कामायनी और आंसू इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल हैं। आप जानते हैं कामायनी और आंसू के बारे में। आगे है हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का मेघदूत किसको कहा जाता है? तो ये आंसू को कहा जाता है। प्रेम और घृणा परस्पर विरोधी भावों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली कहानी आकाशदीप 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसका जो समय ये याद रखना 1929 है। इसके बाद आकाशदीप कहानी 6 भागों में विभक्त एक भाव प्रधान कहानी है। ठीक है, जो आकाशदीप है, आकाशदीप कहानी 6 भागों में विभक्त है और एक भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी को आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित किया गया है, जिसकी अन्य कहानियां कौन-कौन सी हैं? तो ये आकाशदीप, बैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडर में, चूड़ी वाला, सुनहरा, सुलहना सांप, अपराधी, हिमालय का पथिक, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, रूप की छाया, भिखारिन, ज्योतिषमती, कला, रमला, देवदासी। देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, बिसाती पूछी जाती है, देवदासी पूछी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो भिखारिन भी पूछी जाती है। ठीक है, प्रतिध्वनि खूब पूछी जाती है। हिमालय का पथिक और इसके बाद है सुनहला साहब भी पूछा जाता है स्वर्ग के खंडर में। और इसके बाद है आकाशदीप। ठीक है, ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना अच्छे से। आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में ही इसको क्या किया गया है? संकलित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है कथासार, इसका थोड़ा-सा देखेंगे बस। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, यानी कि पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम होता है किसको? चंपा को। और से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप है, ये ध्यान रखना। बुद्धगुप्त है और बुद्धगुप्त से ही क्या करता है? घृणा और प्रेम दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ इसमें दिखाई गई है। जो चंपा है बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुख्य पात्र इसमें कौन-कौन है? तो बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या करके स्वयं व चंपा को क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक है? किसकी हत्या करता है ये? पोता अध्यक्ष जो मणिभद्र होता है उसकी हत्या करके अपने आप को मुक्त करवाता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है, जो बुद्धगुप्त है, जहाँ पर वे रहते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। बुद्धगुप्त को चंपा क्या कह कर के बुलाती है? कि महानाविक कहती है, चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। इसकी पूरी तरह से ये इच्छा है कि वो चंपा से विवाह करे और भारत लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चंपा उसी द्वीप पर रह जाती है, फिर विवाह नहीं करती है। चंपा के बारे में बात करें तो ये जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। ठीक है, जाह्नवी नदी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ पर क्या है? प्रहरी है। जो उसके पिता हैं वो मणिभद्र के यहाँ पर प्रहरी रहते हैं। ठीक है, प्रहरी हैं कौन? इसके पिता। और मणिभद्र की हत्या की थी किसने? बुद्धगुप्त ने, बल्कि पिता की हत्या नहीं की थी। बुद्धगुप्त को अपने पिता की मृत्यु का कारण मानती है, लेकिन चंपा को ये गलतफहमी हो जाती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई थी। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व इसके अंदर छलकता है। मणिभद्र कौन है? बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है। जया चंपा की सेविका और चंपा द्वीप की मूल निवासी है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, एशिया के विभिन्न भागों में एशिया के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति व प्रभाव की झलक आकाशदीप में मिलती है। ठीक है, एशिया के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक मिलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानी मानसिक अंतर्द्वंद की कहानी है। आकाशदीप में संग्रहित जो अधिकांश कहानी है वो मानसिक अंतर्द्वंद की कहानी है। बच्चन सिंह का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आकाशदीप में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। गोपाल राय क्या कहते हैं? आकाशदीप की कहानियों का परिवेश यथार्थ ना होकर
इतिहास या काल्पनिक कथाओं का रोमानी परिवेश है। काल से यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। हिंदी कहानी राही की अगर हम बात करें, आगे हमारी जो कहानी है वो है राही। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है राही, ये ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, संवत 1961 प्रयागराज के अंदर। कॉलेज क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज से इनकी पढ़ाई हुई थी प्रयागराज से। मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य भी रह चुकी हैं कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके कविता संग्रह त्रिधारा और मुकुल 1930 में आया था, और नक्षत्र, ठीक है, तीन है, त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र। कविताओं की बात करें तो जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में आया था, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी। आगे है कहानियों में सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्रण की प्रधानता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था, ये ध्यान रखना। बाल साहित्य की बात करें तो सभा का खेला, कदम का पेड़, बेटी सुधा चौहान ने इनकी एक जीवनी लिखी थी, तेज से तेज, ठीक है, तेज से तेज जो पुस्तक है उसमें माता पिता दोनों की जीवनी है, ये हंस प्रकाशन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावनाओं को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उनमें उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही एक कृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध क्या कहते हैं, ये मुक्तिबोध का कथन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो कथन है वो मुक्तिबोध के द्वारा कहा गया है। संग्रह की अगर बात करें तो ये जो राही कहानी है किसमें संग्रहित हुई थी, तो इसका संग्रह है सीधे साधे चित्र, जो कि 1947 में आया था। अंतिम कहानी संग्रह में इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट है रूपा दुराचारी, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ये इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है, ये कहानी संग्रह में से यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। ये कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र, ठीक है, और सीधे साधे चित्र में इसको संकलित किया गया है। आगे है रूपा, इनकी बाकी की जो कहानियां है ना ये यहाँ पर आप देख लेना, सीधे साधे चित्र में जो संकलित की गई है, क्योंकि ये पूछ ली जाती है, ठीक है। रूपा दुराचारी, कैलासी नानी, मंगला बिहार, निहिंग वाला, कल्याणी, राही, दो साथी, तांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा और गुलाब सिंह। हालांकि ये पूछी तो नहीं गई अभी तक, लेकिन फिर भी याद देख लेना। कथासार, कथासार की बात करें तो राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा बेबस गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। जेल का परिवेश है इसके अंदर। मुख्य राही कौन है, इस मुख्य पात्र इसमें दो हैं। राही जो कि मांगरोरी जाति की एक गरीब, इसकी जाति पूछी जाती है, ध्यान रखना, एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा इसके पति को मार दिया जाता है पीट पीट कर, ठीक है। तो चोरी के आरोप में ये जेल जाती है। जो अनीता है, अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। और जो अनीता है ना, विद्वान, बाकी के विद्वान ये कहते हैं कि जो अनीता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही अपने बारे में लिखा है। पति कौन है, राही का पति जिसे पुलिस वाले मार देते हैं, और बच्चा राही का बेटा है जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष तथ्य इसमें देख लीजिए, संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का इसमें वर्णन है। स्त्री वेदना की झलक है। राष्ट्रीय भक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण, गरीबों को पुलिस द्वारा सताई जाने का चित्रण और गरीबी की समस्या का चित्रण, मानव धर्म की प्रतिष्ठा। राही 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। छोटे छोटे चोरों को तो पुलिस पकड़ ही लेती है ना, लेकिन बड़े बड़े चोर जो बैठे हुए हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। राही को 1 साल की सजा मिल जाती है। और कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया उस समय का, ठीक है। आगे है कानों में कंगना, ये राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी है। ये इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 ईस्वी को और 24 मार्च 1971 तक ये जीवित रहे। हिंदी साहित्यकार थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चुम्बन चाटा, चुम्बन और फिर चाटा पड़ा। कानों में कंगना नामक जो कहानी है ये 1913 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसका जो काव्य कहानी संग्रह ये कुसुमांजलि, ठीक है, कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में संकलित है। प्रेम एवं वासना के द्वंद्व की मर्म कहानी है, कथावाचन शैली में लिखी गई है। आगे निष्कर्ष की बात करें तो कानों में कंगना के माध्यम से लेखक ने एक निश्चल और त्यागपूर्ण प्रेम को दिखाया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के दूसरे पक्ष को भी दिखाया है। जब प्रेमी के अंदर किसी और के प्रति वासना आ जाती है तो कैसे पवित्र प्रेम में बड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, साथ ही साथ घर का सुख चैन भी खो जाता है। इस कहानी में नरेंद्र का किन्नरी के प्रति
वासना का भाव उसके प्रेम को खत्म तो करता ही है, साथ ही उसको जीवन भर का पछतावा भी देकर चला जाता है, क्योंकि इसी बीच जो उसकी पत्नी है किरण, उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रमुख पात्र इसमें कौन है? तो किरण है। ये नायिका है कहानी की, योगीश्वर की बेटी है और किरण एक आदर्शवादी नारी है। नरेंद्र ये किरण का पति है, योगेश्वर का शिष्य है। पहले किरण से खूब प्रेम करता है। शादी के बाद 2 साल तक दोनों साथ में खूब खुश रहते हैं, परंतु बाद में किन्नरी के जाल में फंसकर नरेंद्र सब गवा देता है। योगीश्वर नरेंद्र के गुरु व ससुर भी हैं और किरण के पिता हैं। जूही कौन है? ये सेविका है। किन्नरी और मोहन इसमें अलग 2 पात्र हैं। मोहन ही होता है जो किन्नरी के पास उसको लेके जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, राधिका रमन जी हिंदी के अत्यंत भावुक व भाषा पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है, यह तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी व वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इनके बारे में देखें तो मुंशी प्रेमचंद इनका नाम है, मूल नाम नहीं है, ठीक है? मूल नाम याद रखना। इनका बचपन का नाम, मूल नाम क्या था? धनपत राय था। उर्दू रचनाओं ये लिखते थे नवाब राय के नाम से, है ना? इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। जन्म स्थान है लमही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को, ठीक है? 1936 में जब इनका गोदान प्रकाशित हुआ था। ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था, ठीक है? उपन्यास मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नहीं देखी है तो जाकर के वीडियोस जरूर देख लेना भाई। पैर सो गई हैं बैठे बैठे। चलिए, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उपन्यासों में सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, गबन और गोदान। नाटक की बात करें तो करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। कहानियों में पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा शेर, गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब इनकी प्रमुख कहानियां हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। 1908 ईस्वी में ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? ये जमाना पत्रिका याद रखना। और सोजे वतन कहानी संग्रह में इसको संग्रहित किया गया है, ठीक है? ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है। सोजे वतन कहानी संग्रह में अन्य कहानियां देखते हैं। इसके दुनिया हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिले मातम। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगा करके जब्त कर लिया था। 1908 ईस्वी में इसको जब्त कर लिया था, ठीक है? कथासार क्या है? रूपवती दिल फरेब। इसमें दिल फरेब और उसका जो प्रेमी है दिल फिगार, इन दोनों की प्रेम कहानी के माध्यम से देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण किया गया है। इसमें 3 अनमोल रत्न बताए गए हैं, पवित्र आंसू, सती की चिता की राख और देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। इस कहानी में मीनो स्वाद शहर जो कि इटली का है, इसका चित्रण किया गया है, ठीक है? ये जो राजकुमारी है वो कहाँ की है? तो इटली की है, इटली की राजकुमारी है, ठीक है? आगे मुख्य पात्र इसमें देख लेना। दिल फरेब सौंदर्य की देवी, दिल प्रगार की प्रेमिका है। मीनू स्वाद की मल्लिका है। दिल प्रगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है, वो कहती है कि तुम मेरे प्यार के लायक तब होंगे जब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर के आओगे। और दिल प्रगार घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाता है? भारत पहुंच जाता है। अंत में दिल प्रगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडिया। ये PYQ भी है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है? दिल पेगार दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। कौन पात्रों में कौन-कौन आते हैं? तो एक तो है काला चोर, ये इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों आदमियों का कातिल है, जिसे फांसी दी जाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिल फिगार लेकर के आता है, ठीक है? ये पूछा जाता है पहला रत्न कौन सा था? तो उस चोर का आंसू था जिसे फांसी दी जा रही है। और बुजुर्ग, आगे बुजुर्ग एक पात्र आता है, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग है, ठीक है? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है ना? हरा अमामा उसने बांधा हुआ है, एक बुजुर्ग ने, एक हाथ में तस्बीह है और दूसरे में लाठी है, ये पूछा जाता है, ठीक है? बुजुर्ग के दूसरे हाथ में, एक हाथ में तस्बीह है तो दूसरे हाथ में क्या था? लाठी थी। दिल फिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है, ठीक है? जब दिल फिगार को बुजुर्ग मिलता है और वो उससे पूछता है, वो परेशान बैठा हुआ है, थक करके, हार करके, कि मैं सबसे अनमोल रत्न और क्या लेकर के आऊँ? तो बुजुर्ग उसे बताता है कि तुम्हें सबसे अनमोल रत्न जो मिलेगा, वो पूरब की ओर एक देश है हिंदुस्तान, वहाँ चले जाओ। तो सिपाही, अगला जो पात्र है वो है सिपाही, हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान दे देता है। दिल फिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लेके आता है। आगे एक युवती है, युवती का मृत पति है, ठीक है? युवती और युवती का मृत पति है। प्रमुख उद्धरण कौन है? प्रमुख उद्धरण मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं गलती से, है ना? गलती से क्या, बल्कि इसका देख लेना आप इनको, ठीक है?
आप इनको देख लेना भाई, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, अदरवाइज़ इनको आप पढ़ लेना। आगे देखते हैं ईदगाह, ये मुंशी प्रेम, अभी ये शॉर्ट नोट हैं तो मैं आपको शॉर्ट-शॉर्ट चीज़ें ही पढ़ाऊँगी इसमें, ठीक है? ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना, और चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह 3 भागों में विभक्त है और जिसे मानसरोवर भाग फर्स्ट में संकलित किया गया है। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई कहानी है, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह कहानी शिखर पर है, ये याद रखना। मुख्य पात्र इसमें कौन-कौन है? तो हामिद है, 4-5 साल का गरीब बच्चा है, माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और दादी अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक़्त उसके पास 3 पैसे थे जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। हामिद का जो चिमटा है वो रुस्तम-ए-हिंद की उपाधि उसको देता है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही क्या हो गया है? परिपक्व हो जाता है। अमीना कौन है? हामिद की दादी है, ये ध्यान रखना। एक गरीब बूढ़ी बूढ़ी विधवा औरत है। लोगों का कामकाज करके खुद का और हामिद का पालन-पोषण करती है। मोहसिन हामिद के साथ का बच्चा है, इसके पास कुल 15 पैसे होते हैं और भिश्ती खरीदता है मेले में से, ठीक है? क्या खरीदता है? भिश्ती खरीदता है। उसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मसक है, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के जो मामू है ना, वो थाने में कांस्टेबल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। महमूद, ये भी हामिद का दोस्त है, इसके पास 12 पैसे थे, ठीक है? इनके पैसे की संख्या पूछी जाती है। इन्होंने मेले में से क्या खरीदा वो पूछा जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला आ रहा है, कवायद लिए चला आ रहा है, ये कौन कहता है? महमूद कहता है, ठीक है? नूरे, ये भी हामिद के साथ का बच्चा है जो मेले में जाता है, ये मेले में से वकील खरीदता है, ठीक है? और अपने वकील के लिए कहता है कि कैसी विद्वता है, उसके मुख पर बहस किए चले आ रहे हैं। आगे एक सम्मी भी हामिद के साथ की लड़की है, ये मेले में से धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। गौण पात्रों में बात करें तो चौधरी कयामत है, चौधरी कयामत अली गाँव का धनवान व्यक्ति है। आबिद हामिद का बाप था जो कि हैजे से मर जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और माँ पीलिया से मर जाती है। ठीक है? कांस्टेबल मोहसिन का मामू है जो उसका वेतन तो 12 रुपए है लेकिन घर पर 50 रुपए बेचता है। रिश्वतखोरी पर यहाँ पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। विशेष तथ्य देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। पीवाईक्यू भी है और पूछा भी जाता है बार-बार। मुस्लिम समाज का चित्रण है, सामाजिक और आर्थिक ऊंच-नीच का वर्णन है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है, गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। ये कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालमन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। दुकानदार ने जो चिमटे की कीमत बताई थी ना, वो 6 पैसे बताई थी लेकिन 3 पैसे में बाद में दे देता है। अगली जो कहानी है वो है अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? ये जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी है। जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित अपना अपना भाग्य कहानी विशाल भारत नामक पत्रिका में 1929 ईस्वी में छपी थी। आकाशदीप कहानी 1929 में आई थी और अपना अपना भाग्य भी। ये संग्रह किसमें किया गया है? वातायन कहानी संग्रह में संकलित किया गया था 1931 ईस्वी में। वातायन कहानी संग्रह में जो अन्य कहानियां उनको देख लीजिए। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ब्याह, खेल, निर्मम, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी और आतिथ्य। कथासार क्या है? मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती हुई ये कहानी है। ये कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का इसमें प्रवेश किया गया है, ठीक है? संवाद शैली में का प्रयोग किया गया है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। विचार प्रधान कहानी है, ये ध्यान रखना। ये कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है, ठीक है? नहीं करती है, ध्यान देना। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने पर वालों पर व्यंग्य किया गया है और कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण किया गया है। आज भी कोई बेरोजगारी की समस्या का चित्रण करे भई। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। कहानी में जो स्थान आए हैं उनका याद रखना। नैनीताल का नाम आता है जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब का नाम आता है जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है क्योंकि वो घूमने जाते हैं वहां पर पहाड़ों में। मुख्य पात्र कौन है? पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र है 10 वर्ष लेकिन वो बाद में सर्दी से मर जाता है। दो वकील मित्र हैं, इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है, ठीक है? लड़का बताता है कि मेरा एक साथी था और उसे उसके मालिक ने मार दिया, ठीक है? मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की द्वारा लिखी गई है। 4 मार्च 1921 पूर्णिया बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? पूर्णिया के ही रहने वाले हैं कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। अब जानते हैं जो मेला आंचल इनका उपन्यास है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसमें पूर्णिया बिहार के ही मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है।
उपन्यासों में क्या-क्या है? मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा और कितने चौराहे। कहानी संग्रह है इनके ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, मेरी प्रिय कहानियाँ, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और अच्छे आदमी। चर्चित कहानियों में बात करें तो मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला, चलोरे, ठेस और सांवदिया। ठीक है, ठेस पूछी जाती है, याद रखना। आदिम रात्रि की महक इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट सारी इंपॉर्टेंट हैं। रिपोर्टाज और संस्मरण निबंध में देख लेना, रिंजल धंजल, श्रुत अश्रुत पूर्व, आत्म परिचय, वन तुलसी की गंध और समय की सलाह पर नेपाली क्रांति कथा। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जो 1959 ईस्वी में ठुमरी नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनकी पहली कहानी कौन सी है? तो बट बाबा थी, 27 अगस्त 1944 को विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी। भित्ति चित्र की मयूरी 1972 में आई थी, ये इनकी आखिरी कहानी है। ठुमरी में अन्य कहानियां संग्रहित जो हैं, रस प्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीर्थोदक, नित्य लीला इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट तीसरी कहानी, लाल पान की बेगम, तीन बिंदियां और सिर पंचमी का सगुन। ठीक है, ये ठुमरी में अन्य कहानियां हैं। कथासार की बात करें तो इसमें आंचलिक ग्राम गीतों का प्रयोग है और प्रेम की पीड़ा का चित्रण किया गया है। रेणु ने इस कहानी में लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, ये याद रखना। एक जगह पर जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख है, ठीक है, जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी थी, जिसके संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु जी ने किया था। नौटंकी का वास्तविक चित्रण इसमें किया गया है। मूल कथा में नायक नायक कौन है? हीरामन है। वो 3 कस्मों की चर्चा के साथ में, मतलब 3 कस्में खाता है और बैलगाड़ी चलाने का काम करता है, ये ध्यान रखना। वो ये कसम खाता है, 3 कसम कौन-कौन सी हैं, ये पूछी जाती है और पूछी जा चुकी हैं। पहली कसम खाता है कि चोरी का सामान कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम खाता है कि बाँस की लदनी नहीं करेगा। बाँस बहुत लंबे-लंबे होते हैं, वो कहता है कि उसका अगुआ पता होता है ना, पिछुआ पता होता है। इसलिए इतने लंबे हैं, मैं अपनी गाड़ी में कभी नहीं लादूँगा। तीसरी कसम है, नाटक वाली जो कंपनी वाली औरत है, उसको गाड़ी में नहीं बैठाएगा, लेकिन बाद में बिठा लेता है, इस कसम को तोड़ देता है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। मुख्य पात्र इसमें देख लीजिए, हीरामन ये खादी देहाती पात्र है, 40 साल का हट्टा-कट्टा, काला कलूटा देहाती नौजवान है, जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है और 3 काम ना करने की कसम खाता है। हीराबाई कौन है? ये कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय करती है और नृत्य का काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। इसकी वैसे तो आगे शायद मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर मथुरा मोहन नामक कंपनी में काम करती है, ठीक है? ये कंपनी का नाम पूछा जाता है। गौण पात्रों में देख लेना, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास, तीनों ही गाड़ीवान है। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। नेपाली दरवान, मुनीम, दरोगा, काले कोट वाला। कहानी में प्रयुक्त स्थानों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। विराटनगर, फारबिसगंज, हरैया शहर, चंपानगर, भगदड़ होती है यहाँ पर। सिंधिया गांव, कानपुर, हीराबाई का घर है कानपुर के अंदर। तेगछिया, छत्तापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला, दो नौटंकी कंपनी है। रौती कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। मथुरा मोहन कंपनी में काम करती है हीराबाई। आगे है लाल पान की बेगम कहानी। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ये ध्यान रखना। और इस कहानी का जो प्रथम प्रकाशन है, ये कहानी पत्रिका में जनवरी, ठीक है, कहानी पत्रिका, पत्रिका का नाम ही कहानी है। और पत्रिका कहानी में जनवरी 1957 में प्रकाशित हुई थी। बाद में ठुमरी नामक कहानी में इसको 1959 में संग्रहित कर लिया गया था। ठुमरी की जो अन्य कहानियां ये मैं बता चुकी हूँ, पर इनको देख लेना आप। कथासार इसका क्या है? लाल पान की बेगम का आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्म अभिमान की आकांक्षा की व्यक्तिगत चित्रण है इसमें है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के लिए इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी है। बिरजू की माँ के रूप में एक अलग सशक्त स्त्री को ही पेश करता है। जो बिरजू की माँ है ना, वही लाल पान की बेगम के नाम से जानी जाती है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग और हर्ष विषाद की जीवंत दृश्य इसमें किया गया है। कहानी में उल्लेखित टोले कौन से हैं? उल्लेखित टोले बहुत पूछे जाते हैं। इसमें 4 टोले हैं, कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली और मलदैया टोली। ठीक है, 4 टोलों के नाम इसमें इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे से याद रखने हैं। कहानी में उल्लेखित स्थान कौन से हैं? तो सिमराहा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला और मोहनपुर होटल बंगला। ठीक है, ये 3 स्थानों के नाम आते हैं। मुख्य पात्र इसमें बिरजू की माँ, जो कि लाल पान की बेगम के नाम से जानते हैं। बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक है। महावीर जी की रोट की मनौती बाकी है। स्वाभिमानी महिला है। जंगी की पतोहू, राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए। बिरजू के बप्पा हैं
ये एक बार आप देख लेना, 5 बीघा ज़मीन इन्होंने हासिल की थी। बिरजू का नाम असली है ब्रजमोहन, वो पूछा जाता है, 7 वर्ष का बच्चा है, ठीक है? आगे चंपिया बिरजू की बहन है, ये पात्र मैं करा चुकी हूँ इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ इनको, ठीक है? बाजे ना मुरलिया गीत गाती है, ठीक है? बाजे ना मुरलिया गीत कौन गाती है? बिरजू की बहन गाती है चंपिया। गौण पात्रों में कौन-कौन है? जंगी की पतोहू जो कि बिरजू की माँ से नहीं डरती है, कुरमा टोली से संबंधित है। इसके ससुर चोर हैं और पति डकैत हैं। मुँहजोर महिला है। मखनी फुआ तम्बाकू की शौकीन है, बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है। बाबू साहब जमींदार हैं। नेक्स्ट है गैंग्रीन या रोज कहानी। ये अग्गे के द्वारा लिखी गई कहानी है। अग्गे का जन्म हुआ था 1911 में और 1987 में इनका निधन हुआ था। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक और यायावर थे। वे प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 7 मार्च 1911 को कुशीनगर जिले के कसिया में हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के कारण कई साल जेल में भी बिताए थे। इन्होंने जेल में ही शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास भी लिखा था, ये ध्यान रखना। कविता संग्रह है इनके तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक इन्होंने प्रकाशित करवाया था। कहानी संग्रह है विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांतों में अरे यायावर रहेगा याद, जो कि हमारे सिलेबस में एक बूंद सहसा उछली। निबंध संग्रह में सबरंग, त्रिशंकु और आत्मनेपंद पद आता है। आलोचना में त्रिशंकु आता है, आत्मनेपद और अद्यतन आता है, ठीक है? जो त्रिशंकु है वो निबंध संग्रह और आलोचना दोनों में है। नाटक में उत्तर प्रियदर्शी आता है। ये कहानी बिंदु को डलहौजी जेल में मई 1931 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है? ये कहानी कहाँ पर लिखी गई थी? डलहौजी जेल में लिखी गई थी। और जो शेखर एक जीवनी कहानी है वो भी जेल का देखा हुआ दृश्य है, ठीक है? जेल में लिखी गई कहानी है, याद रखना। कहानी संग्रह है इसका विपतगाह में इसको प्रकाशित करवाया गया था, संग्रहित किया गया था 1937 ईस्वी में। और विपतगाह में जो अन्य कहानियाँ संकलित हैं, इनको एक बार आप देख लेना यहाँ पर। विपतगाह, पगोड़ा वृक्ष, हरसिंगार, हारीती, रोज, ठीक है? रोज इसी का नाम है। अकलंक, दुख और तितलियाँ, मिलन, एकाकी तारा, अमर वल्लरी पूछी जाती है, कड़ियाँ और शत्रु। पहले संस्करण 1937 ईस्वी में रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, फिर 5वें संस्करण 1990 में ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। इसका कथासार देख लीजिए एक बार। यह आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार-बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। रोज कहानी में पहाड़ी गांव का परिवेश चित्रित किया गया है। मैं शैली में लिखी गई एक संवादात्मक कहानी है। मध्य वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। चरित्र प्रधान कहानी है, ठीक है? कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाली जिम्मेदारी से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण इस कहानी में है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एकरसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में है। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, विवाह के 2 वर्ष बाद। ठीक है, लेखक मालती के घर जाता है और मालती के व्यवहार से उसे ऐसा लगता है कि मालती एकदम से बदल गई है। लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी सांप की छाया है जो उसे भी बस में कर लेगा। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है, मध्यवर्गीय स्त्री है, विवाह से पहले आजाद और चंचल लड़की है जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है, महेश्वर उसके पति का नाम है और टिट्टी उसके बच्चे का नाम है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 2 साल पहले वो उससे मिले नहीं थे। विवाह के बाद मालती में हुए परिवर्तनों से चिंतित हो जाता है। महेश्वर कौन है? ये सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टिटी का पिता है, एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता रहता है। टिटी मालती और महेश्वर का पुत्र है। कोसी का घटवार नामक जो कहानी है, ये कहानी शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई कहानी है। 1957 में कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में कोसी का घटवार नामक कहानी संग्रह में 1958 में प्रकाशित संग्रहित किया गया, इसको याद रखना। अन्य कहानियों में दाज्यू, उस्ताद, कवि प्रिया इनकी कहानी है, याद रखना। बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंग क्रोमी जनार्दन, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुबो दीदी और बदबू औद्योगिक परिवेश की कहानी है। उल्लेखित स्थान याद रखना। कोसी के घटमार में 3 स्थानों का नाम आया है, हल्द्वानी, गंगनाथ और कथासार। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है, ठीक है? गोसाई और
कौन है? लक्ष्मा। इन पात्रों का नाम याद रखना। पहाड़ का परिवेश का चित्रण इसमें किया गया है। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। 2 कहानियाँ उसने कहा था। ओह! एकदम से याद आया भई, उसने कहा था कहानी का इसमें मैंने नहीं रखा है ना? कोई बात नहीं, शायद वो मेरे नोट्स में नहीं था, है ना? इसलिए मैंने नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे आगे अलग से करवा दूँगी, ठीक है? सूखे की स्थिति 2 कहानियाँ हैं, कोसी का गठवार और उसने कहा था, दोनों कहानियाँ फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हैं। सूखे की स्थिति का ज़िक्र भी कहानी में किया गया है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख है। मीहल मीहल और दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख इसमें मिलता है। मृत्यु, देह त्याग के अलावा मनुष्य का प्रतिदिन मरना मृत्यु कहलाता है। तरु का निर्णय, मध्यवर्गीय विसंगतियों का अंकन इस कहानी में किया गया है। दासजीव, पहाड़ी बाल श्रमिक की आत्महत्या की खोज एवं मध्यवर्गीय संवेदनहीनता। आगे है पात्र इसमें कौन-कौन है, तो ये पूर्व सैनिक है गुसाई, कोसी के किनारे घाट यानी कि गेहूँ पीसने की व्यवस्था इसने कर रखी है, एक चक्की लगा रखी है, ठीक है? हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर इसे क्या होता है, वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती हो गया था। इसको ये लगता था कि धर्म सिंह ने जैसी पैंट पहनी हुई है, बच्चों के मन में होता है ना कि ये फौजी पुलिस की जो वर्दी है उसको देख कर के उसी प्रकार उनको पहनने की इच्छा होती है ना, इसीलिए फौज में भर्ती हो गया था। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से होने से पता चला था, ठीक है? किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह हो गया है, ये किससे पता चला था? राम सिंह से उसका विवाह हो गया, ये पता चला था किशन सिंह सिपाही के द्वारा। लक्ष्मा कौन है ये याद रखना, वर्तमान में विधवा औरत है, एक बेटे की माँ है, अपने मायके में रहती है और स्वाभिमानी स्त्री है। अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहनी जी की कहानी है और ये देश विभाजन पर आधारित है, ये याद रखना। 1973 ईस्वी में इसे पटरियां नामक कहानी संग्रह में संकलित किया गया था, ठीक है? पटरियां नामक कहानी संग्रह। पटरियां, अमृतसर आ गया, ये ट्रेन की पूरी एक कहानी है और ट्रेन किस पर चलती है? पटरी पर चलती है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। पटरियों में अन्य जो कहानियां उनको याद रखना, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल। इंद्रजाल इनकी भी कहानी है, याद रखना, और ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी लिखा गया है। डोरे, ढोलक और भगोड़ा। कथासार, ये मय शैली में लिखित कहानी है, ठीक है? अमृतसर जो कहानी है मय शैली में लिखी गई है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। कहानी में शुरू में खुशनुमा माहौल होता है, परंतु बाद में जो वातावरण है वो भयाक्रांत हो जाता है। शायद सबको दंगों की आहट पहले ही हो चुकी थी। उल्लेखित स्थान, ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर का जो दृश्य है, पूरा उसमें लेखक भी बैठा हुआ है और लेखक ने जो दृश्य वहाँ पर देखा है, वही इस कहानी में लिखा है। तो इसमें इन कहानी जो जो स्थान आए हैं, उनका याद रखना। पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो कथावाचक स्वयं लेखक हैं। विभाजन की त्रासदी का जिक्र करता है, आतंक का माहौल का, वातावरण में भय और आतंक के बीच 2 धर्मों और संप्रदायों के बीच में अविश्वास का माहौल है। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश था। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण किया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। क्योंकि उस वक़्त हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था और ये लेखक कहाँ जा रहा था ट्रेन में, तो स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली। ठीक है? दुबला बाबू इसमें अगला पात्र है, लेखक कथावाचक का सहयात्री है जो लेखक को पेशावर का जान पड़ा था। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार-बार मज़ाक उड़ाया जा रहा था। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा टिया को लगी तो लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में बैठ जाता है। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर हो जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। डिब्बे के 3 पठान हैं। पानी दे उसे, पानी दे। सही है पानी? दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का जो तनाव था वो ढीला था।
गौन पात्र इसमें कौन-कौन है? तो ये सरदार है, लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे जो सरदार थे। विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कहकर खी-खी करके हँसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। स्कूल जाएगा। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। बुढ़िया नेकदिल महिलाएं ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठ जाने दो। बिस्ती दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है, एक बार ही इसका जिक्र आता है। आगे है चीप की दावत, ये भीष्म साहनी जी की कहानी है। चीप की दावत व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसे पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में संकलित किया गया है 1957 ईस्वी में। ठीक है, जहां पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप ध्यान से इनको पढ़ लेना, लिख लेना। ठीक है, आपने लिख रखे होंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस कहानी में संग्रह में कुल 15 कहानियां हैं जो कि संग्रहित हैं। पहला पाठ साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह, याद रखना पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। विशेष तथ्यों की बात करें तो इस कहानी में मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का जो नायक है वो सामनाथ है, जिसके बॉस उसके घर डिनर पर आने वाले हैं और इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देखकर उन्हीं की खुशामद करने लग जाता है। एक और चीज ध्यान आपको रखनी है, ये जो कहानी है चीप की दावत, ये प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। ठीक है, प्रेमचंद की एक कहानी आपने पढ़ी होगी बूढ़ी काकी, उसी का अगला चरण है। उस कहानी में भी आपने देखा होगा कि जो बूढ़ी माँ है उसको किस तरीके से जब शादी विवाह का घर में फंक्शन चल रहा होता है तो उसके बेटे बहू से एक कोठरी में बंद कर देते हैं। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं है, बल्कि बूढ़ी माँ को प्रस्तुत करने या ना करने की है। ठीक है, तो याद रखना जब लेकिन जैसे ही उसका बॉस वहां पर घर पर आता है तो उसकी माँ से मिलता है और बहुत खुशी से अच्छे से उससे बात करता है। और माँ की जो हाथ की जो फुलकारी है वो उसको बहुत पसंद आती है। फुलकारी क्या होती है ध्यान रखना, पंजाब की एक कारीगरी है, यानी कि दुपट्टे वगैरह या फिर जो चुनरियों पर बनाई जाती है, हाथ से कढ़ा हुआ धागे से काम होता है। ठीक है, ये फुलकारी होती है और फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है जब वो ये समझता है कि माँ से फुलकारी बनाने की आग्रह करता है और अचानक माँ बेचारी खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा हुआ है। यही इस कहानी का सार तत्व है। बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है वैसा ही करती है। देसी स्त्रियां उस पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, ये इस कहानी के केंद्र में है। आधुनिक दिखने की अभिलाषा में मध्य वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है। चीप की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखता है। मुख्य पात्र याद रखना, मैं इनके बारे में बता चुकी हूँ, एक बार इनको आप चाहे तो देख लेना। बूढ़ी माँ है, इसमें सामनाथ है और सामनाथ की पत्नी है। ठीक है, फुलकारी पंजाब के गांव की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है, याद रखना। सामनाथ के बॉस हैं चीप, जिनकी वह खुशामद करता है और वह बहुत ही सरल और सहज स्वभाव से सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है जो चीप होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सामनाथ की धर्म पत्नी है, इनमें भी दिखावटीपन का बोध है, पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये मैं बता चुकी हूँ। आगे सिक्का बदल गया, ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई कहानी है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं? तो बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में ये संकलित है। याद रखना इनके उपन्यासों में जिंदगी नामा जो कि हमारे सिलेबस में है, दिलो दानिश और समय सरगम। इनकी अन्य रचनाओं में हम अस्मत, सोबती एक सोबत, सोबती वैद संवाद और जैसी शामिल हैं। पुरस्कार की बात करें तो कृष्णा सोबती को 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो जिंदगी नामा ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया था। ठीक है, और 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सिक्का बदल गया कहानी सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी में संकलित कर लिया गया। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। सारांश की बात करें तो ये एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है। ठीक है, सिक्का बदल गया ये भी विभाजन पर आधारित है। जहां सानी शादी के बाद आई थी उस जगह को छोड़कर उसको जाना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला था। सबका ध्यान सानी की संपत्ति पर टिका हुआ है।
साहनी चेनाब नदी में नहाकर अपने घर जाती है। वहां उसे मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि साहनी यह जगह छोड़ दे और कहीं दूर चली जाए। ठीक है, चेनाब नदी में। मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो साहनी है, जमींदार शाहजी की पत्नी है, जो जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ा था, सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौट गई। सेरा कौन है? हसैना का पति और साहनी का कामगार है। अपनी मां के मरने के बाद साहनी ने इसे पाला था। सांप्रदायिक भावना से भरकर साहनी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता है। गौण पात्र कौन है इसमें? हसैना, शेरा की पत्नी, शाहजी जो कि उनके पति थे। फिरोज अनी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला फिरोज है। जैना शेरा की मां है जो मर गई थी। नवाब बीवी बेगू बेगू पटवारी, जौलदार दाऊद खान, इंस्पेक्टर इस्माइल और रसूली। वैसे इसमें क्या है? तो विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट पर स्थित जबलपुर की ये कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है। मानसिक बदलाव का चित्रण है। विभाजन से जो लोगों के अंदर आ गया था। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन है और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट कहानी हमारी इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर, जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। इसका जो कहानी संग्रह है वो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, 1970 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी फैंटेसी शैली में लिखी गई है। इसमें जो अन्य कहानियां हैं इनको आप एक बार देख लेना भाई, है ना। कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, ये हालांकि पूछी नहीं जाती लेकिन देख लेना आप लोग। आगे है मुख्य पात्र इसमें माता दीन है। इस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन एमडी साहब के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए थे, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। कोतवाल चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में है। बलभद्र हवलदार और राम सजीवन भी हवलदार है। कथानक, इस कहानी में भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में मातादीन इंस्पेक्टर को चांद के प्रधानमंत्री अपने यहाँ के पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। मातादीन के आने से पहले चांद में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन मातादीन के आने के बाद चांद की पुलिस में बदलाव आ जाता है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य किया गया है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग्य इसके केंद्र में है। हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है, इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। पिता नामक कहानी है जो कि ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। भाई मैं आपको इतना स्पीडली पढ़ा रही हूँ ना, है क्योंकि आपका बहुत कम टाइम बचा है और मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, और शॉर्ट में आप ये रिवीजन कर लें और जो मेन मेन पॉइंट है वो आपके दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाएं, इसलिए स्पीडली पढ़ा रही हूँ। आपको अच्छी लग रही है क्लास? जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हाइप और लाइक जरूर करना। ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में 1968 में संकलित की गई थी। पिता कहानी का देखो ये पूरा सार है, लेकिन मैं इसको पूरे को नहीं पढ़ूंगी, है ना। ये पूरी कहानी का सार मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दो स्थानों का नाम आया है, ध्यान रखना। कुछ समीक्षक इस कहानी को पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं। पिता नामक कहानी में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, धूमनगंज और खुलदाबाद। ठीक है, पिता नामक जो कहानी है उसमें स्थानों का नाम पूछा जाता है, धूमनगंज और खुलदाबाद। मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो सुधीर पुत्र है, पिता का पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है और घनश्याम नगर का निवासी है। इसी के इर्द गिर्द कथा कही गई है। पिता कौन है? जिद्दी है, आधुनिक जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं, पीवाईक्यू है, याद रखना। इन दो ग्रंथों को पढ़ते हैं तो रामायण और गीता का पाठ करते हैं। कलकत्ता के हाल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पूछा जा गया है। ठीक है, हाल एंडरसन के सिले कोट ये पहनते थे। गौण पात्रों में देवा जो कि सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है, बहन की यूनिवर्सिटी का खर्चा यही उठाता है, और एक दादा भाई है। इसके अलावा हम बात करें राजा निर्वंशिया, एक कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है, कमलेश्वर ने लिखी है। इस कहानी को राजा निर्वंशिया नामक कहानी संग्रह में संकलित किया गया था 1957 में। ये कमलेश्वर जी का पहला कहानी संग्रह है। अन्य कहानियां यहाँ पर आपको दे रखी हैं, इनको पढ़ लेना। ठीक है, आगे है इसकी भूमिका। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही संक्रांति काल की देन है, जिसे एक और यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है, नई भाव भूमियों का सर्जन करना। कथा सार की बात करें तो राजा निर्बंसिया कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्य वर्गीय परिवार की लाचारगी भी दिखाई देती है, जिससे तंग आकर जगपति आत्महत्या कर लेता है।
धन मानव के रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, ठीक है? ये आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान होता है जगपति और बीमार भी हो जाता है, जिसकी जो पत्नी है उसकी उसका क्या करवाती है, इलाज करवाती है, लेकिन वो नहीं बच पाता है, ठीक है? अगर अर्थ होता तो ना बच्चन सिंह का अवरोध आता, बच्चन सिंह नहीं है, इसका नाम है बचन सिंह, ठीक है? यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका नाम है बचन सिंह। बचन सिंह एक कंपाउंडर है, जिस अस्पताल में जगपति का इलाज चल रहा होता है, वहाँ पर बचन सिंह मिलता है ना? ना समाज चंदा पर उँगली उठाने की हिम्मत करता। बचन सिंह कंपाउंडर के साथ में चंदा की जो रिश्ते हैं, उस पर उँगली उठती है। कमलेश्वर उस पुराण कथा के द्वारा ये बताने की कोशिश करता है कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान-सम्मान, इज़्ज़त-आबरू उसी के पास होती है। राजा नरवंशिया कहानी 2 व्यक्तियों की कहानी से प्रतीत होती है। क्या वह 2 व्यक्तियों की कहानी है? उन्होंने भी लिखा भी है कि यदि मेरी कहानी पात्रों तक सीमित है, तो वह उसकी कमजोरी ही समझी जाएगी। यह कहानी 2 पात्रों तक ना सिमटकर गतिशील जीवन के कई उतार-चढ़ावों को एक साथ ये भूमिका से लिया गया है, ठीक है? बचन सिंह जैसा व्यक्तित्व है, इसमें जगपति और चंदा का अपना-अपना संघर्ष है। बचन सिंह जैसा व्यक्तित्व है, साथ में एक लोक कथा भी है, जिसके प्रत्येक प्रस्तुति के बाद चंदा और जगपति की कथा एक भीषण सामाजिक समस्या बन कर के सामने आती है। पर उसी दिन जगपति अपना सारा कारोबार त्याग कर अफ़ीम और तेल पीकर मर गया था, ठीक है? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जगपति अपना सारा कारोबार छोड़ देता है और उसे जब बहुत बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि जब उसे ऐसा लगता है कि ये जो पहले तो उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था बहुत समय तक, और जब उसे ये पता चलता है कि चंदा बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो अफ़ीम और तेल पी कर के मर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये उसका बच्चा नहीं है। अ, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, वह बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। वह जीने की भरपूर इच्छा रखते हुए भी आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा के साथ-साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समानांतर दोहरी कथा के माध्यम से ये पूछा जाता है, समानांतर कहानी समानांतर 2 कथाएँ किसमें चलती हैं? तो वो राजा निर्बंसिया कहानी में चलती हैं। चंदा अपने पति जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से बहुत ही हताश हो जाती है। मुख्य पात्र इसमें कौन है? जगपति है, जो कि कथावाचक का स्कूल का दोस्त था, वकील के यहाँ मुहर्रिर की नौकरी करता है। चंदा का पति है, दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए 2 गोलियों का निशाना बन जाता है। मध्य वर्गीय व्यक्ति अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम, ठीक है? अपनी पत्नी को कानून से बचाने की कोशिश करता है। चंदा जगपति की पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार हो जाती है। बचन सिंह के साथ ये आरोप में मायके में रहने को बाध्य हो जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखना, बचन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर हैं। मैनपुरी के सदर अस्पताल में इसका तबादला होता है। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझीदार हो जाता है। बाद में ये भी क्या करता है, जगपति के साथ में मतलब धंधा शुरू कर देता है लकड़ी के धंधे में, ठीक है? राजा नरवंशिया एक राज्य का संतानहीन राजा था, जिसकी कहानी जगपति से मिलती-जुलती। एक कुशल शासक था। मैत्रानी के भला-बुरा कहने पर राज्य का त्याग कर देता है, ठीक है? ये राज्य का त्याग कर देता था राजा, लेकिन जो जगपति है वो आत्महत्या कर लेता है। ये ध्यान रखना, एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होता है। अंत में 2 पुत्रों को ये जन्म देती है, जो रानी होती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा होती है। गौण पात्रों में आप देख लेना, इसमें जमुना सुनार, चाची कथावाचक जो कि मैट्रिक पास है, और माँ कथावाचक की माता थी, जो बच्चों को राजा निर्वंशिया की कथा सुनाती है। हमारी लास्ट और नेक्स्ट कहानी है परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा जी की कहानी है। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में शिमला के अंदर। आधुनिक काल के सबसे लोकप्रिय लेखक के रूप में आपकी पहचान है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1999 में मिला था, पद्म भूषण वर्ष 2002 में मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1985 में मिला था। सर्वोच्च सम्मान इनको शामिल है, ये ध्यान रखना। परिंदे कहानी का जो प्रथम प्रकाशन है वो हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में हुआ था। बाद में इसे परिंदे नामक कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में संग्रहित किया गया। अन्य कहानियों में देख लेना, यहाँ पर पिक्चर को पोस्ट कार्ड अंधेरे में, है ना? परिंदे, तीसरा गवाह, ये इनके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। पात्रों में बात करें तो एक लतिका है। लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी मेजर गिरीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति उसका पूरा मोह है और उसी में वो खोई रहती है। बिला नागा क्लब में गिरीश से उसका परिचय हुआ था, ये पूछा जाता है। मैन ईटर ऑफ कुमायूं, मैन ईटर ऑफ कुमायूं, ईटर का मतलब होता है खाने वाला, ठीक है? मैन ईटर ऑफ कुमायूं गिरीश गिरीश द्वारा चढ़ाने के लिए उसको नाम दिया गया था। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम उसने लिखा था। मिस्टर हुबर्ट कौन है? ये संगीत शिक्षक हैं। लतिका को पत्र लिखता है। पियानो पर सोपा, नॉकटर्न तथा चाइकोव्स्की के कंपोजिशन बजाता रहता है। कौन बजाता है? मिस्टर हुबर्ट, याद रखना, प्राण घातक बीमारी से ग्रस्त है।
डॉक्टर मुखर्जी ये स्कूल में अध्यापन करता और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मूलतः बर्मा से हैं। डॉक्टर मुखर्जी कहाँ का रहने वाला था? बर्मा का रहने वाला था। जब बर्मा पर जापान का आक्रमण हुआ था, उस समय उसने वहाँ से पलायन किया था और भारत आ गया था। लेकिन रास्ते में आते-आते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। फिलोसोफाइज़ करके बात कहने का आदती है ना? ये पूछा जाता है कौन इसका आदती है? तो ये डॉक्टर मुखर्जी है। मेजर ग्रीस नेगी ये कुमाऊं रेजिमेंट थे। करीमुद्दीन कौन है? ये हॉस्टल का नौकर है, बड़ा ही आलसी है। मिस वुड कौन है? ये स्कूल की प्रिंसिपल है। ओलमेड कह करके इसको पुकारा जाता है। फादर एलमंड चैपल के पादरी जूली चैपल के पादरी है फादर एलमंड। और जूली कौन है? उसके सैनिक प्रेमिका पत्र लतिका पकड़ लेती है। प्रमुख उद्धरण मरने से पहले प्रमुख उद्धरण इसमें लिखे हुए हैं। ये मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। अब बर्मा का रहने वाला कौन था? मिस्टर डॉक्टर मुखर्जी थे। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ कथन आपको दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेना। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर आपको उपन्यास, नाटक या निबंधों का इसी तरह से शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। वो आगे की क्लास आपको तभी मिलेंगी क्योंकि समय बहुत कम है और अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता देना।